तो भाई बच्चों, आज हम नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल पर हैं और मैथमेटिकल टूल का नाम क्या आ गया? ग्राफ्स एंड इक्वेशन। पूरी फिज़िक्स मैं अपने सब्जेक्ट की बात अगर करूं, वैसे तो केमिस्ट्री भी इक्वेशन से भरी पड़ी है, पूरी फिज़िक्स इक्वेशन से भरी पड़ी है। एग्जाम्पल आपके पास 10th में जो आप करके आए हो, क्योंकि मैं इस टाइम 10th के बाद जो मैथमेटिकल टूल करते हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड मोड में आपको करवाने पड़ते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें अभी बताऊँगा, लेकिन +1 जब कर लोगे तो यही मैथमेटिकल टूल अगर मैं दोबारा करवाऊंगा तो फिर आपको आपका सोचने का तरीका, मेरे करवाने का तरीका सब बदल जाएगा। पर फिलहाल तो मैं वही करवा सकता हूँ ना जो अभी तक आपने 9th-10th में किया है, उन्हीं इक्वेशन का यूज़ भी कर सकता हूँ। +1 +2 की इक्वेशन तो अभी आपको टॉपिक ये पता नहीं है, ना केमिस्ट्री की ना फिज़िक्स की। पर एनीवेज इक्वेशन से भरी पड़ी है सारी फिज़िक्स, और जहाँ कहीं भी बच्चा इक्वेशन आएगी ना, वहाँ ग्राफ आप ड्रॉ कर पाओगे। तो वो ग्राफ कैसे होंगे, वो किस शक्ल के होंगे, किस शेप के होंगे, वो मैंने आज आपको बताना है। देखिए, इक्वेशन बहुत सारे टाइप की होती हैं, बहुत सारे टाइप मतलब डिफरेंट टाइप की इक्वेशन मिलेंगी आपको, लेकिन हमने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन करनी है कि यार ऐसी जैसी इक्वेशन होगी बस, तो इसका ग्राफ ये बनने वाला है। ठीक, उस सीरीज में सबसे पहला आपके पास है क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा, ग्राफ्स एंड इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। जब भी आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन होगी y = m × x, y की भी सिंगल पावर, x की भी सिंगल पावर, m कोई कांस्टेंट है, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और स्ट्रेट लाइन कैसी? ऐसी बच्चों, ये y एक्सिस या x एक्सिस देख पा रहे हो? ग्राफ आपका बनेगा कुछ ऐसी जैसी स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आपका ग्राफ की इक्वेशन बनेगी। अगर आप यहां से देखोगे तो m कितना आ गया बेटा? m आएगा y/x, है ना? पर अगर यहां से देखोगे तो y तो ये है, और x क्या बेटा? ये y/x क्या बना इस ट्रायंगल में? tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। इसका मतलब ये जो m था ये और कुछ नहीं, ये tan थीटा डिपेक्ट करेगा, ग्राफ का tan थीटा आपको बताएगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ भी इसी को बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ जी कि m आपके पास क्या है? m इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ, वेयर m इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। m इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है बच्चों? और स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब क्या हो गया? m = tan थीटा, where theta is acute angle with forward direction, acute angle with forward direction of x axis। और इसके एग्जाम्पल अगर आपको दें, जो कि पिछली बार भी आपको मैंने बताया था, फिर दोबारा कर रहे हैं तो दोबारा ही फिर से एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे v = IR बेटा, है ना? v = ये तो 10th में किया ना बच्चों, तो I × R की जगह मैं लिख रहा हूँ v = R × I, क्योंकि R क्या है? रेजिस्टेंस। v क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है बेटा? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये वैसे ही तो आ गया। y की जगह क्या आया? v, m की जगह क्या आया? r, और x की जगह क्या आया? i। तो मुझसे कोई अगर बोलता है कि भाई v और i के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैंने लिख दिया बेटा, यहाँ v लिख दिया और यहाँ i लिख दिया। v की भी सिंगल पावर, i की भी सिंगल पावर, ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन है। जब हमने बोल दिया y = mx टाइप की इक्वेशन जब भी आपको मिलेगी तो ग्राफ हमेशा क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो v = IR का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बेटा। चलो मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, लेकिन इतनी, ये नेगेटिव वाला खा गया मैं। हाँ, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में भी करंट जा रहा है, पर जैसे डीसी की आप बात करते हो, 10th में आपने डीसी किया, डायरेक्ट करंट, है ना? अब डायरेक्ट करंट में बेटा, ये सपोज बैटरी हमारे पास है, तो बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलता है, नेगेटिव की तरफ जाकर नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाता है। एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है, तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं नेगेटिव ना बोलूँगा बेटा। तो मैंने ये वाला पोर्शन लिया और यहाँ पे बोलूँगा ये वाला खा गया, नेगेटिव वाला पोर्शन खा गया। जहाँ नेगेटिव क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ उसको छोड़ सकते हो, मतलब आप इसमें से पार्ट ऑफ इट शो करोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लो भाई ये टेन थीटा आपके पास आ गया, क्या मुझे बताओगे टेन थीटा यहाँ पे क्या देगा बेटा? टेन थीटा इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो वी आई ग्राफ अगर कहीं आपके पास होगा, टेंथ में भी है, उसका स्लोप ये दिया होगा, मान लो 30 डिग्री आपको दिया है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या बोलोगे? 1030 दैट इज 1/3, वो रेजिस्टेंस आ गई। ये वी आई ग्राफ है बच्चों। और अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास दो कंडक्टर हैं, एक की रेजिस्टेंस है बेटा R1 और दूसरे की रेजिस्टेंस है R2, अब आपसे पूछता है बताओ R1 बड़ा या R2 बड़ा? क्यों? स्लोप जिसका बड़ा, क्योंकि R इक्वल टू टेन थीटा आ गया बच्चा, जिसका थीटा बड़ा उसका टेन, क्योंकि टेन 90 इन्फिनिटी होता है, टेन 0 0। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, एंगल की वैल्यू बढ़ेगी, टेंजेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो थीटा किसका बड़ा? R2 का बड़ा, तो आप क्या बोलोगे? R2 इज ग्रेटर देन R1। बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि आप 10th में हो, +1 में जा रहे हो। यही टूल अगर जब आप +1 कर चुके होंगे और इसी टूल में जाऊंगा, मेरे पास बताने के लिए और बहुत कुछ होगा। तो ये जो लेक्चर है ये 10th से +1 गोइंग के लिए, बीच में दूसरा लेक्चर भी डालूंगा जब आप थोड़ा सा मिड में हो जाओगे ना, जब काफ़ी सारे इक्वेशंस इसके +1 के कर लोगे, दोबारा आपने वो चेक करते रहना है। जब जब लेक्चर डालूंगा तो वो चेक करना, उसमें आपको फिर दिन रात का डिफरेंस पता चलेगा। तो ये क्या लिखूं यहाँ पे? R2 ग्रेटर देन R1 बेटा, चलेगा? R2 ग्रेटर देन R1। और कोई इक्वेशन भाई? V इक्वल टू यू प्लस AT, अगर U 0 है तो V इक्वल टू T के AT के बराबर आ जाएगा। ये 9th में पढ़ी आपने इक्वेशन, V इक्वल टू U प्लस AT, अगर U 0 होगा तो V इक्वल टू AT के बराबर बेटा। तो ये भी तो वैसे ही आ गया, y की जगह क्या आ गया? v, x की जगह बेटा आ गया t टाइम, a क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, m की जगह a आ गया। तो यहाँ भी अगर कोई बोले यार ग्राफ ड्रॉ करो भाई, तो बच्चा मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूंगा, पर क्या करूंगा साथ में? y एक्सिस पे क्या शो करूंगा? v, और x एक्सिस पे क्या शो करूंगा? टाइम। तो y की जगह v आ गया, x की जगह t आ गया, और ये आपके पास इक्वेशन बनी। यहां टेन थीटा क्या देगा बताओगे? टेन थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो अब आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई ये आपका वीटी ग्राफ है बच्चों, है ना, और इस गाड़ी की या इस आदमी की या जो भी चल रहा है जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया, बताओ उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? टेन थीटा, थीटा दिया होगा, टेंजेंट ऑफ दैट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। और इसी तरीके से अगर यहाँ भी कोई बोलता है कि भाई यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक की एक्सेलरेशन तो है A1, दूसरी की एक्सेलरेशन है A2, तो बोलो A2 बड़ा कि A1 बड़ा? क्यों बेटा? क्योंकि टेन A डायरेक्टली पोजिशन टू टेन थीटा है, जिसका थीटा बड़ा उसकी एक्सेलरेशन भी बड़ी। कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? हाँ, ये y को mx टाइप की इक्वेशन जब भी आपके पास होगी तो वो ये कंपल्सन क्यों? बहुत बड़े क्वेश्चन इसने पूछा बेटा। कोई और आप लोगों में से बताना चाहे कि ओरिजिन में से क्यों पास हो रहा है? मुझे बताना चाहिए था पहले ही, पर जब क्वेश्चन पूछा है तो बहुत बढ़िया। 0 0 हो सकती है मतलब? m नहीं बेटा, m तो कांस्टेंट है ना। अगर आप x 0 डालोगे तो y क्या आएगा? 0। उसको 0 0 से पास करना ही करना है, ओरिजिन से पास करेगा करेगा। तो जब भी इक्वेशन y इक्वल टू mx टाइप की होगी तो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, उसको 0 0 से पास करना ही करना है, ओरिजिन में से पास करेगा y इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन। ठीक है बच्चों? अगर इक्वेशन ये है आपकी u 0 है, v इक्वल टू 80 आपकी इक्वेशन है, तो ओरिजिन से ही पास करेगा। अगर इनिशियल कुछ होगी, मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन चल रही है। स्ट्रेट लाइन y की भी सिंगल पावर बेटा, x की भी सिंगल पावर, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, तो जरूरी नहीं है कि y इक्वल टू mx ही हो, y इक्वल टू माइनस mx हो सकता है, y इक्वल टू mx प्लस c हो सकता है, y इक्वल टू mx माइनस c भी तो हो सकता है, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c भी तो हो सकता है। ये सब स्ट्रेट लाइन बनेंगे। y की सिंगल पावर, x की सिंगल पावर, जहां भी मिलेगी आपको वहां स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन कैसी होगी, कहां से पास करेगी, वो आते हैं अभी। ये ओरिजिन में से पास करेगी। क्या मैं आगे चलूं? चलो भाई, अगला इक्वेशन आपके पास है
y इक्वल टू माइनस एम एक्स बेटा। अब ये कहां से पास करेगा बताओगे? और ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि अगर हम x जीरो डालते हैं तो y जीरो आता है, तो ओरिजिन से तो पक्का पास करेगा। लेकिन जब माइनस एम आ गया तो एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, या ऐसा बोलो ऑब्ट्यूज एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, लेकिन टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप बोल सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल विद मतलब ग्रेटर देन 90 एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, या ऐसा बोलिए एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आपका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये ऐसी स्टेट, और ओरिजिन से पास करेगा पक्का। क्यों? व्हेन x इज जीरो y इक्वल टू जीरो, तो ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन स्लोप नेगेटिव होने का मतलब एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन बोल दो भाई, या आप ऐसा भी बोल सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये वाला एंगल आ गया आपके पास। और यहां टेन थीटा किसके बराबर बोलोगे? माइनस एम के बराबर। या एम इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ऐसा बोलो। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपकी मर्जी है जैसे याद रखना है। एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव स्लोप, स्लोप क्या था? टेन थीटा ना। एंड एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या? नेगेटिव स्लोप। ये आप ऐसे याद रखिए, ऑब्ट्यूज एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन तो नेगेटिव स्लोप। तो ये नेगेटिव स्लोप है, एम इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ, जो कि नेगेटिव आ चुका है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, y इक्वल टू माइनस एम एक्स का कोई एग्जांपल। क्योंकि आप 10 से सीधा +1 में जा रहे हो, तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो +1 में मिलेंगी, लेकिन क्योंकि आपको बहुत सारी पता नहीं है, मैं बताता हूँ आपको स्प्रिंग के बारे में बेटा। ये भी आपने 10th में नहीं किया, मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लो भाई, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो। क्या कर रहे हो जी? स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो जी। ये स्प्रिंग था और इस पे हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाई तो क्या होगा बेटा? स्ट्रेच हो जाएगा, तो लंबा हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको लंबा कर देता हूँ जी। मैं दोबारा ही ड्रॉ करूँ इसको बीच का, क्योंकि स्पेस भी चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये लो भाई, आपने फोर्स लगाई और स्प्रिंग आपका स्ट्रेच हो गया। एफ फोर्स आपने लगाई, स्ट्रेचिंग आपके पास है। मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा? y। ठीक है, तो F जो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी स्प्रिंग वाले केस में, हुक्स नाम से एक साइंटिस्ट है, और हुक्स लॉ के नाम से हम इस लॉ को जानते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब F इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? ky के बराबर। k इज कांस्टेंट, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और ये ऐसा नहीं कि हुक्स ने बोला तो तुम्हें याद रखना है, तुमने भी तो स्प्रिंग के वाला कोई एक्सरसाइज करने वाला कोई डिवाइस हो वो स्ट्रेच किया होगा या दबाया होगा। जैसे आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करने लगते हैं शुरुआत में, सो आराम से वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन और स्ट्रेचिंग बढ़ाओगे तो फिर मुश्किल होता जाएगा, और फाइनली तुम्हारी बाजुओं कांपने शुरू हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि जैसे ही आप फोर्स लगाना शुरू करोगे स्प्रिंग के ऊपर, तो फोर्स बढ़ती जाएगी जैसे स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, और एक स्टेज आएगी कि तुमने मैक्सिमम फोर्स जितनी लगानी थी उतनी लगा दी। उसके बाद क्या करेगा? स्प्रिंग फर्दर आगे जाना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया? जब तुम स्ट्रेच कर रहे हो तो स्प्रिंग अपने अंदर से एक फोर्स जनरेट करता है, और वो बोलता है मुझे मत खींच भाई, जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करेगा बेटा। स्प्रिंग, हर एक स्प्रिंग ऐसे करता है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं माइनस के वाई। माइनस क्यों? अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उल्टी डायरेक्शन में इसलिए माइनस, क्योंकि वेक्टर अभी हमने किया नहीं तो मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बोलूंगा। बस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स, इसको क्या बोलूंगा? अप्लाइड फोर्स, है ना बेटा? ये अप्लाइड फोर्स। और इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलते हैं बेटा रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए वो फोर्स जनरेट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस स्प्रिंग कितना ज्यादा क्यों पसंद आ गया भाई कि स्प्रिंग के ऊपर हुक्स जैसे साइंटिस्ट ने जिसने बहुत डाल दिए, उसने हुक्स ने
स्प्रिंग के लिए लॉ दे दिया। क्या तुम लोग अपने दिमाग में सोच सकते हो कि स्प्रिंग की ऐसी जैसी क्या इंपॉर्टेंस रही होगी? ऑब्वियस सी बात है कुछ खास ही रहा होगा स्प्रिंग के। हुक्स के दिमाग में आया यार इसके लिए तो बस लॉ बनता है स्प्रिंग से। अच्छा, और हाइड्रोलिक्स में और वैसे सोचने में देखें तो बस ये तुमने तो स्प्रिंग कहाँ देखा? पेन के अंदर देखा कई बार, वो बॉल पॉइंट होता है उसके अंदर देखा है, शॉक एब्जर्वर में देखा है, मोटरसाइकिल में जो शॉक एब्जर्वर होते हैं वहाँ स्प्रिंग लगे होते हैं, गाड़ियों में जो शॉक एब्जर्वर होते हैं वहाँ स्प्रिंग लगे होते हैं। तुमने यहाँ तक देखा है। लेकिन स्प्रिंग में इतना क्या खास यार कि उसको हुक्स से साइंटिस्ट को लॉ देने की जरूरत पड़ गई? स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो भी अपोज करता है वो। किया ना बेटा, पेन वाला स्प्रिंग देना, कंप्रेस करके देखोगे ना तो बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तुम्हें हमेशा अपोज ही करना है उसको। तुम स्ट्रेच करोगे तब भी तुम्हें अपोज करेगा, अपनी ओरिजिनल जो लेंथ है उसको गेन करने की कोशिश करता है हमेशा। तुम कंप्रेस करोगे तब भी उसी अपनी ओरिजिनल लेंथ पे जाने की कोशिश करता है। यही करता है ना स्प्रिंग। तुम भी तो ये करते हो। जब तुम अभी, मैं सपोज मैं अभी खड़ा हूं, पाँव पे खड़ा हूं, तो मैं भी तो यार स्प्रिंग ही हूं, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हूं, और मेरा जो वेट है वो सारे एटम को दबा रहा है। अभी मेरी हाइट अगर लोगे, जितने भी सेंटीमीटर या मिलीमीटर आई वो मेजर कर ली तुमने। अब मैं लेट जाता हूं यहां पे और लेटूंगा, उसके बाद मेरी अगर लेंथ मेजर करोगे, अभी तो हाइट और फिर लेंथ हो जाएगी, वो ज्यादा निकलेगी, क्योंकि अभी मेरा जो वेट है वो एटॉमिक स्प्रिंग को दबा के बैठा है। स्प्रिंग वाला एक्शन तो हो गया, लेकिन मेरी भी टेंडेंसी है कि मैं अपनी एक्चुअल जो लेंथ है, अपनी एक्चुअल जो हाइट है वो रिगेन करूं। जैसे मैं लेटता हूं वो फोर्स हटती है, मैं अपनी फिर से ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर लेता हूं। रात के टाइम में तुम लंबे होते हो, दिन के टाइम में तुम छोटे होते हो, चाहे मिलीमीटर से छोटे होते हो। स्प्रिंग हुक्स ने इसलिए नहीं कि हुक्स को स्प्रिंग पसंद आ गया उसने उसके लिए लॉ पकड़ा दिया। तुम भी स्प्रिंग हो, मैं भी स्प्रिंग हूँ। मेरे सामने जो एयर है जहां मैं बात कर रहा हूं ना बेटा, ये भी स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही है। क्यों? जब मैं बात करता हूं तो क्या अपने मुंह के आगे हाथ रखना, जब आप प्रेशर जब भी बात करोगे ना तो यू कैन फील द प्रेशर। जब आप बात करते हो वो प्रेशर क्या हो रहा है? एयर मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट कर रहा है। एयर मॉलिक्यूल दब रहे हैं, आगे जा रहे हैं। एयर मॉलिक्यूल दब के जब आगे गए, इमेजिन करके देखो एक कमरा सारे लोगों से भरा हुआ और मैंने धक्का मार दिया। अरे धक्का मारूंगा तो बाद लोग परेशान नहीं हो जाएंगे? वो बोले किधर घुसा रहा है यार, यहाँ पहले जगह नहीं है, तू खजल करने लगा हुआ। यही अब एयर के मॉलिक्यूल भी तो सारे में है बेटा, नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये थोड़ा क्या है नहीं है तो है ना। अब एयर के मॉलिक्यूल सारे में, और मैंने यहाँ प्रेशर एक्सर्ट किया तो एयर के मॉलिक्यूल आगे, और आगे वाले मॉलिक्यूल जो है वो बोलते हैं अजीब अजीब है तू, एटम है भी कि नहीं है, हमारी बिरादरी का तो लगता ही नहीं है, किधर खजल करने घुसा रहा है, वापस दौड़। प्रेशर बढ़ जाएगा आगे, वो प्रेशर उसको वापस धकेलेगा। जो आगे गया था अपनी ओरिजिनल लेंथ पे फिर वापस आने की कोशिश। अरे स्प्रिंग भी तो ऐसे करता है यार, स्प्रिंग को दबाओगे और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो स्प्रिंग वापस आता है। तो ये एयर भी तो स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, आगे गई थी वापस आने की कोशिश कर रही है। और क्या क्या करती है ये बाद की बात है, मैं अभी स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। दुनिया का हर सॉलिड, हर लिक्विड, हर गैस स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हुक्स ने लॉ दिया तो उसको स्प्रिंग पसंद आ गया तो उसने बोला चलो यार लॉ ही बना देते हैं, क्या याद करेगी दुनिया। तो क्योंकि हर सॉलिड, हर लिक्विड, हर गैस स्टेट्स ऑफ मैटर ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो ये लॉ तुम्हारे ऊपर भी लगता है, मेरे ऊपर भी लगता है, गैस के ऊपर भी लगता है, लिक्विड के ऊपर भी लगता है। चलिए, ये क्या है बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई आपसे बोले कि यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स हमने ले ली है बेटा, कोई आपसे बोलता है कि जी हाँ ले लिया हमने, क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और यहां पर क्या एक्सटेंशन है? ये नहीं है, एक्स और वाई नहीं है। बोले भाई ग्राफ ड्रॉ करो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्स के बीच का। तो कैसे बेटा? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, यही है ना? कैसा ग्राफ आएगा? ऐसे ही तो आएगा। इक्वेशन जैसे ही आपको दिखेगी वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए बॉस इसका ऐसा ग्राफ होगा। टेन थीटा माइनस के की वैल्यू देगा। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जब चैप्टर आएगा पूरा आगे वहाँ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी तो ग्राफ और इक्वेशन की बात हो रही है।
तो अभी तो मैं सिर्फ इक्वेशन की बात करूंगा और ग्राफ की बात करूंगा बस। तो हमने दो किया अभी स्ट्रेट लाइन के, y इक्वल टू एम एक्स, दूसरा y इक्वल टू माइनस एम एक्स। y इक्वल टू एम एक्स होगा तो एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन तो पक्का है। y की भी सिंगल बार, x की भी सिंगल बार, तो स्ट्रेट लाइन तो पक्का है। पर m पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, m नेगेटिव है तो एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन। याद रहेगा बच्चों? चलो आगे अगला देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है भाई y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। बेटा y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी बच्चों। व्हेन x इज जीरो, कहां से पास करेगा सबसे पहले ये देखना है। नाम बोल बेटा। रिया। रिया व्हेन x इज जीरो तो y कितना आ गया बेटा? जीरो आ गया। तो यहां मैं पॉइंट कहां जैसे लगाऊं? x जीरो तो यहां होगा है ना, यहां तो y c प्लस सी ऊपर की तरफ होगा बेटा, तो यहां जैसे कहीं पॉइंट लगा तो चलेगा। व्हेन x इज जीरो y इक्वल टू सी, चलेगा। मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन अब ओरिजिन से नहीं पास करेगी, यहां से पास करेगी, y इक्वल टू सी से। ये वाला पॉइंट आ गया। और अगर आपकी लाइन यहां से पास करेगी तो आप देखना m क्या है रिया? पॉजिटिव। पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, और क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो फिर स्ट्रेट लाइन मेकिंग एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी यहां से पास करेगी, मेकिंग एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपके पास आ गया सी बेटा, ये वाला सी है। व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो y इक्वल टू सी। और ये जो आपके पास थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा, वही थीटा यहां पे होगा ना, या ये वाला थीटा होगा? दिस इज m इक्वल टू प्लस टेन थीटा। y और x के बीच का ग्राफ। कहीं कुछ पता ना चले तो पूछना है। हमारी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, नहीं कर सकते हैं जब तक आपके मैथमेटिकल टूल क्लियर नहीं है, क्योंकि जैसे ही पहले चैप्टर से आगे बढ़ूंगा इक्वेशन की भरमार शुरू हो जाएगी, बुक्स में ग्राफ देना शुरू कर देगा और आपके दाएं बाएं से निकले, लॉजिक ही नहीं समझ में आता है, यार ये ग्राफ क्यों बना दिया, कैसे बना दिया। 10th की बुक में भी आपके ग्राफ हैं, ओम्स लॉ का ग्राफ v और i के बीच का स्ट्रेट लाइन देता है, वो पता थोड़ा चलता है भी क्यों है। तो अगर ये आपको पता होगा तो पूरी फिजिक्स आपके, आप फ्री ग्राफ से फ्री हो गए फिर आप, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री में भी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि मैं ये बोल रहा हूँ जी कि अगर आपका y इक्वल टू एम एक्स, इस टाइप का अगर आपकी कोई इक्वेशन है, y की भी सिंगल पार x की भी सिंगल पार, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर होगा तब भी तो y की सिंगल पार है और x की सिंगल पार है। देखना y सिंगल पार x की सिंगल पार, तूने ये चेक करना है बस। सिंगल पार है तो ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन है। अब चेक करना है वो कहां से पास करेगा, उसके लिए क्या x को जीरो डाल दो, x जीरो डाला तो y क्या आ गया सी, x जीरो डाला y आ गया सी, तो यहां से पास करेगा। फिर देखना m पॉजिटिव है, इट विल मेक एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट? देखिए स्लोप एक्यूट एंगल जब आप देखोगे तो हमेशा एक्यूट एंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन साथ ही बनेगा, जहां मर्जी चेक कर ले, यहाँ चेक करे तब फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ चेक करेगा तब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन ही बनेगा, क्वाड्रेंट जो मर्जी है। नहीं बेटा, अगर तू यहां देखेगा ना, ये टेन थीटा, एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन ये तो हमने कर लिया, यहाँ तो हमने जो भी करना था कर लिया। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये, अच्छा तो इसको बोल रहा है ना कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, नहीं। अब हमने यहाँ नहीं देखना कि हम नेगेटिव में गए कि पॉजिटिव में गए, हमने देखना ये कि मैंने इसलिए शुरू में इसी फॉर्म में आपको करवाया। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, बैकवर्ड डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है तो नेगेटिव स्लोप। क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बनने का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव चला जाएगा। तो इसलिए मैंने शुरू में आपको बोल दिया कि अगर कोई लाइन फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ, वो क्वाड्रेंट नहीं, अब आपने देखना क्वाड्रेंट किस में है किस में नहीं है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ एक्यूट एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव स्लोप, रिवर्स डायरेक्शन के साथ बन रहा है तो नेगेटिव स्लोप। करेक्ट? इसका कोई एग्जांपल बेटा आप बोलो। बिल्कुल बेटा, आप कर सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी या फिर ए टी प्लस यू, ऐसे लिखो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अरे भाई इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगी ना बेटा,
अब बस स्टैंड से गाड़ी चली जी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, चंडीगढ़ पहुंच गई जाके, फिर ड्राइवर बोले मैं तो अब तो मैं इनिशियल वेलोसिटी चेंज करूंगा। अब भाई शिमला से चला था, तू चंडीगढ़ 4 घंटे बाद पहुंचा है, अब बोले मैं इनिशियल वेलोसिटी जो थी इनिशियल थी वही है, वो बाद में चेंज नहीं की जा सकती, वो कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट मोशन के लिए, कॉन्स्टेंट इनिशियली जो थी t=0 पे जो थी, तो यू कॉन्स्टेंट आ गया, ए भी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, टी आ गया, y की जगह v आ गया, x की जगह t आ गया, y=mx+c, वही तो बना। तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा, v, है ना बच्चों, y की जगह मैं लिखूंगा v, और x की जगह मैं क्या लिखूंगा, t। when t=0 बोलो, when t=0 v=u, t=0 तो v=u, यहां जैसे पॉइंट आया बेटा, a is positive, acute angle with forward direction, right, acute angle with forward direction, मैंने सिर्फ इतनी सी लाइन ड्रॉ की है, क्यों, अगर आप बोलोगे टाइम नेगेटिव नहीं होता जी, अगर आप बोलोगे नहीं नहीं हम टाइम की नेगेटिव कंसिडर, यूजुअली टाइम हम नेगेटिव नहीं लेते, पर कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप बोल रहे हो कि जी मैंने स्टार्ट यहाँ से किया लेकिन इससे पीछे वाला टाइम नेगेटिव ले रहा हूँ तो बात अलग है, पर अगर आप बोलते हो टाइम नेगेटिव नहीं है जी, टाइम नेगेटिव नहीं, तो आप टाइम नेगेटिव नहीं लोगे, यहाँ पे रुक जाओगे। तो ये मैंने पूरी लाइन ड्रॉ की, लेकिन जब आपके पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी वहां देखना है कि कोई क्वांटिटी अगर नेगेटिव नहीं हो रही है तो काट दो, छोटा मोटा पार्ट उसका काटना पड़ रहा है काट दो। तो यहां हमने टी नेगेटिव वाला पार्ट काट दिया, और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे ये कि भाई इसका tan थीटा क्या देगा, बोलो बच्चा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो वीटी ग्राफ कहीं आपको दिखे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी या ए टी प्लस यू होता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। और यहाँ पे भी आपको ये बोल सकता है कि जी यहाँ तो दो बॉडी है, ये बॉडी नंबर 1 है, ये बॉडी नंबर 2 है, एक की एक्सेलरेशन a1 है, दूसरे की a2 है, बताओ a1 बड़ा कि a2 बड़ा, a2 बड़ा। अगर इसको a1 मैं बोलता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ a2, तो बच्चा a2 का एंगल बड़ा है, tan थीटा जिसका बड़ा होगा उसकी एक्सेलरेशन बड़ी, राइट ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। हाँ, अगर u सेम होगा तब एक पॉइंट से पास करेंगे, u डिफरेंट होगा तो पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा, तो वो बोलेगा तुम्हें कि भाई इनिशियल वेलोसिटी दोनों दो बॉडी सी दोनों की सेम है पर एक्सेलरेशन दोनों की डिफरेंट है, एक की a1 है ये दूसरे की a2 है, बताओ a1 बड़ा कि a2 बड़ा, करेक्ट। चलो आगे, तो y इक्वल टू mx कर लिया बेटा हमने, और y इक्वल टू माइनस mx कर लिया, और आप कर लिया y इक्वल टू mx प्लस c कर लिया। आगे चलो, लो भाई अगला चलते हैं, y इक्वल टू mx माइनस c बेटा, y इक्वल टू mx माइनस c, है जी, y इक्वल टू mx माइनस c, नाम बोल बच्चा, वंशिका, वंशिका दो थी, दूसरी कौन है, दोनों वंशिका। वंशिका अब मुझे तूने बताना है कि ये कहाँ से पास करेगी, स्ट्रेट लाइन तो है ना, क्योंकि y की भी सिंगल पार है वंशिका, x की भी सिंगल पार है, स्ट्रेट लाइन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, पास कहाँ से करेगी तूने बताना है, कैसे पता चला, माइनस साइन है तो यहाँ से पास करेगी बेटा, यहाँ से पास करेगी, सोच समझ के बोल बेटा, ऐसे नहीं, यहाँ से पास करेगी, यहाँ से करेगी, यहाँ से करेगी, यहाँ से करेगी, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, y की सिंगल पार है, x की सिंगल पार है, तो मुझे कोई शक नहीं है स्ट्रेट लाइन है, ठीक। और अब मुझे करना है कि वो पॉइंट डिसाइड करना है जहाँ से स्ट्रेट लाइन को पास करना है, फिर देखूंगा m, और m देख रहे हैं हम पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन बनेगा, ये भी पक्का है, लेकिन वो पॉइंट मुझे बता वंशिका जहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन पास करूँ और एक्यूट एंगल फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ बनाती हुई वो स्ट्रेट लाइन हो। मुश्किल नहीं है बेटा, बताया मैंने। दूसरी वंशिका, कहाँ से, मतलब यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, क्यों, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलेगा, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहाँ आ गया, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस c, ये रहा माइनस c,
और उसके बाद आपको क्या चेक करना है, क्या बेटा, एम पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपकी स्ट्रेट लाइन यहां से पास करेगी और कुछ इस तरीके से होगी, है स्ट्रेट लाइन ही लेकिन पास कहां से करेगी, एक्स को 0 डाल दो ना यार, जैसे आप एक्स को 0 डालोगे वो पॉइंट आ जाएगा, वाई कहां पे आ रहा है, वहां से पास करेगी, फिर देखना है एम पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, एम नेगेटिव है तो एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन, या ऑब्ट्यूज एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसा बोल लो, बोलने का है फिर है बस। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन के बारे में आपने सुना नहीं, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सुना बेटा, 10th में नहीं था ना, चलो ये +2 में आएगा, +1 में आपका केमिस्ट्री में भी आएगा। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी किसी मेटल सरफेस पे अगर हम फॉल करवाएं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, लाइट फॉल करवाई, लाइट में क्या है, फोटोन्स, उनकी कुछ एनर्जी होगी, क्या आपको पता है कि फोटोन्स की एनर्जी E=hf, h/ν या h/f कोई फॉर्मूला होता है, नहीं पता, तो मैं फिर नहीं करवा रहा हूँ आपको ये, चलो मैं लिख के देखता हूँ, h होता है बेटा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, f फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो जैसे ट्यूब लाइट है यहाँ से लाइट आ रही है ना, हर एक लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी h/f, प्लैंक ने फॉर्मूला दिया था कि कोई भी लाइट f फ्रीक्वेंसी की अगर आएगी तो उसके फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, hf के बराबर, hf आ गई एनर्जी माइनस ये c बोलता हूँ इसको कांस्टेंट को मैं, या hf0 बोलते हैं वो लोग, लेकिन मैं इसको कुछ और बोल सकता, चलो c बोल दिया मैंने, c इज वर्क फंक्शन बोलते हैं एक्चुअली, वो जो लाइट आई उसको इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो c आ गई, ठीक है, और ये आ गई आपकी फिर e जो बची, ये थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमें इक्वेशन समझ में आया ना आए, मतलब मीनिंग समझ में आया, लेकिन एक ग्राफ तो समझ में आ सकता है मेरे ख्याल से। अब हमसे कोई बोलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, क्या बोलेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करिए, ऐसा बोलेगा, तो बोलिए भाई कैसा आएगा ग्राफ, अब व्हेन f इज 0 k -c, ये ना बेटा यहां से जाएगा, h पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब फटाफट बोला कर रहा, एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। पूरी फिजिक्स बेटा इक्वेशन से भरी पड़ी है, जहां कहीं इक्वेशन आएगी अब आप मजे से उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करिए। और यहां कोई बोले यार इसका tan थीटा क्या देगा बॉस, बोलो, tan थीटा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू देगा, h की वैल्यू देगा, जो कि काफ़ी स्मॉल होता है, थीटा मैंने काफ़ी बड़ा लार्ज कर दिया, शो कर दिया, पर वैसे ही अभी सिंबॉलिकली शो कर रहे हैं, h की वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है, तो थीटा की वैल्यू भी बहुत ही स्मॉल आएगी। आगे चलें, अभी तक हम स्ट्रेट लाइन में घूम रहे हैं बेटा, y की सिंगल बार, x की सिंगल बार, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, फिर देखना है कहाँ से पास करेगी स्ट्रेट लाइन, x को 0 डालो, y निकालो, वहां से पास करेगी, फिर देखना है m पॉजिटिव तो एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, m नेगेटिव तो बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो भाई आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास आ गया ये y इक्वल टू -mx प्लस c, y इक्वल टू -mx प्लस c बेटा, पहले तो ये बताओ ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है पक्का, कोई शक नहीं है, y की भी सिंगल पार है, x की भी सिंगल पार है। दूसरा क्या देखना है, कहां से पास करेगी, कहां से पास करेगी, c से, प्लस c से, व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहां आ गया बेटा, y इक्वल टू प्लस c, ये प्लस c आ गया, यहां से पास करेगी, है ना बेटा, प्लस c बोलो या सिंपल c लिखूं, अरे यार लो भाई ये वाला पॉइंट आ गया और ये आ गया c, उसके बाद बेटा
माइनस एम है तो एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। बस ये तीन ही स्टेप है। तो ये आ गया आपके पास एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन। मुझे कोई एग्जांपल बताओगे बेटा ऐसा जो इक्वेशन आपने 9th-10th में पढ़ी हो, क्योंकि +1 +2 की मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो तुम्हारे दाएं बाएं से निकलेंगी। कोई एक इक्वेशन ऐसी सोचो जो कि हम इससे रिलेट कर सकें। इक्वेशन ऑफ मोशन ही देख लो। v = u - at। रिटार्डेशन भी तो होती थी। कोई बस अगर चल रही है इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ है ना बेटा, तो ऐसा भी तो होता है ड्राइवर ने ब्रेक मार दी, रिटार्डेशन हो गई, थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी वो। v = u - at लिखा करते थे आप लोग, है ना बच्चा? तो मैं वही लिखने लगा हूँ जी, v = -at + u लिख सकता हूँ जी। -at + u इस फॉर्म में लिख दिया तो वही तो बन गया y = -mx + c। बना बच्चा? तो इसका मतलब हुआ when t = 0 v = u, ये u आ गया। और उसके बाद थोड़ा और ऊपर लेता हूं, चलो ये u आ गया बच्चा, है ना? फिर क्या बोलता है? ए देखना है, माइनस नेगेटिव है क्या? एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन। आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। और ये किस किस के बीच का ग्राफ था? v और t के बीच का ग्राफ था। t अगर नेगेटिव नहीं जाना है तो क्या करूंगा? तो भाई मैं बोलूंगा यार नेगेटिव नहीं होता भाई, टाइम नहीं नेगेटिव लेना है, तो मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब समझते हो? बंदा आगे की तरफ दौड़ा हो तो पॉजिटिव वेलोसिटी, वहां से मुड़ा पीछे की तरफ आ रहा तो नेगेटिव वेलोसिटी, डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन। जहां कहीं कोई समस्या होगी वहां बताना है बच्चों, ठीक है? तो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? अगली स्ट्रेट लाइन पे चलें? अगली स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं जी। अगली स्ट्रेट लाइन पे भी चल पड़ता हूँ जी। मैं ऐसा करता हूँ कि एक और कर ही लेते हैं यार। y = -mx - c बेटा, -mx - c। चलो अब देखो बेटा, ये पक्का स्ट्रेट लाइन है ना, उसमें तो कोई शक नहीं किसी को? कोई शक नहीं जी। चलो स्ट्रेट लाइन तो है, y की भी सिंगल पार, x की भी सिंगल पार। कहाँ से पास करेगी भाई मृदुल? क्योंकि x जब 0 होगा तो y = -c। सिंपल है बेटा, लिख दूं? y = -c से पास करेगी जी। ये आ गया मान लो -c आपका। ऋत्विक स्लोप रिवर्स डायरेक्शन, एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन। क्यों? m नेगेटिव है, m नेगेटिव हो तो कुछ ऐसा ग्राफ तैयार हो गया आपका। तो अब पूरी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जहां जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि भाई इक्वेशन तो मेरे पास है लेकिन मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अब मजे से अब आप ग्राफ ड्रॉ करिए बेटा, है ना? और ऐसा नहीं कि अब ये लेक्चर याद भी रखने पड़े, क्योंकि अब ऐसा नहीं होने वाला है कि आप बोलो यार कि एक बार कर लिया हमने तो पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, आप केमिस्ट्री में भी इसके मजे लगेंगे तुम्हें, क्योंकि वहाँ भी ग्राफ है। और यही लेक्चर आपको हेल्प करेगा केमिस्ट्री में भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो मैथ्स में ग्राफ के +2 में आता है शायद, ये +1 में, वहाँ ग्राफ का अलग से चैप्टर होता है, तो वो अच्छे से जान जाते हैं सब कुछ। लेकिन मेडिकल वालों के लिए डूबते को तिनके का सारा ये वाला लेक्चर है, बस एक क्वेश्चन ग्राफ का आता ही आता है। तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मतलब 4 नंबर ज़िंदगी बदल देते हैं बेटा, कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। मतलब यहाँ नहीं है कि 4 नंबर कम आया ज़्यादा हुआ, जब उस पॉइंट पे फंसते हैं। जैसे अभी जो यहाँ की हिमाचल की मेरिट है 504 पे गई है, अब थोड़ी सी और दोबारा काउंसलिंग होनी है। अब 504 पे बहुत सारे बच्चे हो भी गए हैं, कुछ बच्चे रह भी गए हैं बेटा। और जो रह गए 504 पे एक थोड़ा होता है ना बेटा? तो उस पर होते हैं कोई 50 बच्चे या 16 बच्चे या 10 बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा नंबर है। तो अगर मान लो 10 बच्चे थे और 5 हो गए, 5 बच गए हैं,
उन्होंने क्या कसूर किया था भाई? यही कसूर था ना कि थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया होता तो 504 की जगह 508 होते, बहुत पहले नंबर आ गया होता, है ना। तो यहाँ एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। ये सारे मैथमेटिकल टूल पहले जेब में अच्छे से रख लेने हैं, फिर फिजिक्स में आगे बढ़ना है। ये हो गया बेटा? हाँ बेटा। एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन। ये ले बेटा, ये देख, when t is equal to 0 v equal to u, t equal to 0 ये आ गया v equal to u इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ से पास करेगा ग्राफ। फिर देखना ये y equal to माइनस एम एक्स, एम क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ, नेगेटिव स्लोप है। एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन, तो एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन, अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन। ये मैं पीछे क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैं टाइम को नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने यहीं से शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, टाइम नेगेटिव नहीं करना। अब आया बेटा? क्या मैं आगे चलूँ? इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं जी। स्ट्रेट लाइन में है जी अभी हम, और हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है सामने, प्लॉट द लाइंस 3x + 2y = 0। तो पहला क्वेश्चन क्या बेटा? 3x + 2y = 0। मैं दोबारा लिख लेता हूं जी, किसको प्लॉट करना है आपको? 3x + 2y = 0। मैंने कैसे बोला है? y को सेपरेट करने को बोला ना, तो क्या लिखूं? 2y = -3x बेटा। y कितना आ गया? -3/2x। बोलो कैसा प्लॉट करूं? ये y और x, बोलो। x 0 तो y भी 0 है ना बेटा, और नेगेटिव है तो ऐसा, कोई दिक्कत? tan थीटा कितना होगा? कितना लिखूं tan थीटा की वैल्यू बच्चों? -3/2, ये आसान है। y = -mx, 3/-3, ये 3/2 है, tan थीटा = -3/2, tan थीटा = -3/2। कोई दिक्कत होगी तो बताना बच्चों। आ गया? एक और है भाई, वो भी देख लो। अपने आप करोगे बेटा, आप इसको सेकंड क्वेश्चन को अपने आप करोगे आप। क्या? x - 3y + x, x - 3y + 6 = 0। क्या आ गया? 3y = x + 6, यही आया। y = 1/3x + 2, क्या यही है? हर इतने ग्राफ ड्रॉ कर बेटा। बोल, ये y है और x है, क्या करूं पहले? है स्ट्रेट लाइन, ये तो पक्का है। y की भी सिंगल बार है, x की भी सिंगल बार है। ऋतिक बोल, पहले बोल क्या है? तो स्ट्रेट लाइन है। फिर क्या बोलेगा? व्हेन x is 0 y = 2, वो पॉइंट डिसाइड करना जहां से स्ट्रेट लाइन पास करेगी। ये आ गया वो पॉइंट 2। फिर क्या बोलेगा? m is पॉजिटिव। m is पॉजिटिव का मतलब अब बोलो यार। एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा। और tan थीटा कितनी वैल्यू देगा? tan थीटा 1/3 के बराबर है। आगे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत होगी, कुछ परेशानी होगी तो बताना है जी, है ना?
एक और क्वेश्चन आ गया जी आपके पास। A particle start moving with initial velocity u equal to, दिख रहा है बेटा सबको? Particle start moving, अब तेरी तो, a particle start moving with initial velocity u equal to 1 meter per second and with acceleration of 2 meter per second square. The velocity of the particle at any time t is given by v is equal to u plus at equal to 1 plus 2t. ये plot the velocity time graph of the particle. करो बच्चा। इतना लंबा नहीं यार, कर लिया। वो इतना टाइम नहीं लगाते हुए। हाँ कर लिया। किस किसने कर लिया जी? 1 2 3 4। बाकियों को क्या तकलीफ है बेटा? जब आपके पास इक्वेशन दी हुई है, और इक्वेशन क्या है बेटा? v इक्वल टू 1 प्लस 2t या 2t प्लस 1। v और t के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। v की भी सिंगल पार, t की भी सिंगल पार, तो ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन है। फिर क्या तकलीफ है? अब क्या बचा करने को? अब कितने लोगों का हो गया? वंशिका दोनों, तुम दोनों जने मंत्र पढ़ते रहते कुछ कुछ। कौन सा मंत्र पढ़ते बेटा? हैं? क्योंकि हमने काफ़ी एग्जाम्पल कर लिए, अब आपका फटाफट से होना चाहिए। कितने लोगों का नहीं हुआ? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा कर बे। बता क्या करें? सीधा बोल पहले, जैसे मैं बोलता हूँ ना बेटा, t जब 0 है तो v क्या आ गया? 1 आ गया। इस पॉइंट से पास करेगी स्ट्रेट लाइन। अब आगे तो एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन बनाते हुए आपका ये ग्राफ निकल आएगा। और अगर टाइम नेगेटिव आता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन t इज इक्वल टू 0 से अगर वो स्टार्ट हुआ था तो फिर आप कैसे बोला इसने? t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, वही से होगा। t अगर नेगेटिव नहीं लेता है, वो t अगर बोलता है कि भाई नेगेटिव नहीं लेना है, तो मजे से ऐसे लो बेटा। ये तुम्हारा ग्राफ आ गया, ठीक है? सुधर जाता हूँ। क्या मैं आगे चलूँ? ग्राफ वाला टूल है जी। एक और क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u 25 मीटर पर सेकंड विद रिटार्डेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना बच्चों। तो लिखवा मुझे इक्वेशन। क्या लिखूं मैं? v इक्वल टू u 25, आगे बोलो, -2t। और अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं तो -2t प्लस 25, राइट बेटा? और अगर ऐसा है तो ऐसा है। ये बना v और t है ना? क्या बोलूंगा? when t 0 v इक्वल 25। ये आ गया बेटा पॉइंट। वे आया नहीं आया? आना तो कर दी करो। ये आया। फिर 2 आ गया नेगेटिव, तो एक्यूट एंगल विद
रिवर्स डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये आपका ग्राफ आ गया बेटा। टी नेगेटिव नहीं लेना तो यहाँ से चलो, कोई दिक्कत आया बच्चों? ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। कोई परेशानी जी? टी आगे ले जाता हूँ, चलो। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट दी है तो भी हम इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन अवेलेबल है तो हम ग्राफ सीधा सीधा बना सकते हैं। और फिर बोल रहा हूँ बार बार, आपकी पूरी फिजिक्स इक्वेशन से भरी पड़ी है। और कई जगह तो ग्राफ दिए भी होंगे, कई जगह ऐसी भी होंगी कि ग्राफ नहीं भी दिए होंगे, और अगर नहीं दिए हैं तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ बेटा करने के लिए, अगर क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको करने के लिए। मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा हाफ mv², राइट? अब काइनेटिक एनर्जी की सिंगल पावर है और वेलोसिटी की डबल पावर है, स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, है ना? लेकिन मैं क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि k और v के बीच का ग्राफ नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यार k और v² के बीच का ग्राफ कैसा होगा? फिर स्ट्रेट लाइन क्यों? अरे v² की पावर तो 1 है यार, k की भी पावर 1 है, मास कांस्टेंट होता है। कोई बॉडी चल रही है तो मास थोड़ा बदलेगा, क्यों भाई मृदुल? दौड़ते दौड़ते क्या भारी हो जाता है या हल्का हो जाता है? नहीं ना। अब तुम चलोगे तो मास थोड़ा चेंज, मास तो कांस्टेंट है ना, m/2 कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन कैसी स्ट्रेट लाइन बच्चा? पासिंग थ्रू ओरिजिन, v0 v² 0 तो k भी 0, और ऐसा, और इसका tan थीटा क्या देगा? हाफ ऑफ m, नहीं m/2। तो आपसे क्या बोलेगा? ग्राफ दिया होगा कि k और v² का ग्राफ है जी, आपको दे दिया, थीटा दिया 30 डिग्री, बोले भाई मास ऑफ द बॉडी बताओ क्या होगा। तो बेटा ग्राफ ड्रॉ करना होता तो मास भी बता सकते हो, क्योंकि tan थीटा m/2 आ गया, m आ गया 2 tan थीटा, 2 tan 30 के बराबर मास आ गया। समझ रहे हो ना? तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर चला हुआ है, ये आपका पूरे +1 +2 में काम आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इस टाइम रिस्ट्रिक्टेड मोड में पढ़ा रहा हूँ। रीज़न ये है कि तुम 10 से +1 में जा रहे हो, तो मैं बहुत ही लिमिटेड सी इक्वेशन ले पा रहा हूँ जो कि आपने 9 10 में पढ़ी हैं। जब आप +1 +2 कर लोगे, शायद दोबारा मैं इस लेक्चर को डिलीवर करूँगा तो हमारा करने का तरीका कुछ और होगा, तुम्हारे समझने का तरीका भी कुछ और होगा, है ना? चलिए आगे चलो। आगे चलने से पहले मुझे बताओ, चलो यहीं भी चेंज कर रहा हूँ मैं। पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर, वो 10th में पढ़ा है तुमने, वो तो ले ही सकते हैं हम लोग। पावर इक्वल VI या फिर I²R बेटा, या V²/R भी होता है, I²R भी होता है। तो अगर कोई अब आपसे बोलता है कि P और I के बीच का नहीं, P और I² के बीच का, तो बेटा I² की पावर भी 1 है, P की पावर भी 1 है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आ गया। स्ट्रेट लाइन आ गया तो फिर ये वाला थीटा क्या होगा? tan थीटा इक्वल tan थीटा आपको रेजिस्टेंस दे देगा बेटा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन इनका पता अगर होगा कि यार ऐसी इक्वेशन है बहुत सी, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा, बना दिया। इसका tan थीटा आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ देगा, और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या बन गया यहाँ पे? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसको tan थीटा, काम खत्म। फाइन, चलो आगे। ग्राफ्स एंड इक्वेशन में अगला है बेटा, पहला स्ट्रेट लाइन था ना बेटा, अब हमारे पास है पैराबोला। अब ये पैराबोला क्या होता है बेटा? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। कप देखा है ना घर में? कप शेप वाले ग्राफ को पैराबोला कहा जाता है। तो कप शेप वाले ग्राफ को पैराबोला बोलेंगे। और इसमें क्या होगा ये बाद में कराऊंगा, ये एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तब बताऊंगा चीज़ें साथ में मैंने लिखी हैं, पर मैं ये तुम्हें जब लेक्चर भेजूंगा इसमें भी कुछ नहीं है। y इक्वल टू ax² + bx + c, मतलब स्क्वायर y एक की सिंगल पार है y की, x की डबल पार भी हो सकती है, सिंगल पार भी साथ में, लेकिन डबल पार तो पक्का होगी, सिंगल पार भी साथ में हो सकती है। तो एक की सिंगल पार दूसरे की डबल पार अगर होगी तो ग्राफ बनेगा पैराबोला, जैसे y इक्वल टू kx² या ax², k इज कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू kx²। अगर ऐसी जैसी इक्वेशन आपको कहीं दिखती है तो आप बोलोगे बॉस ये ग्राफ तो पैराबोला है। तो ये आ गया बेटा y, ये आ गया बच्चा y, और ये आ गया x। व्हेन x इक्वल टू 0,
y इक्वल टू 0, तो ओरिजिन में से पास करेगा, ये पक्का है। बाकी मैंने क्या बोला, कप शेप, तो कप शेप बना लो भाई, 2 3 तो ऐसा। ये कप शेप ग्राफ जो है इसको पैराबोला बोलते हैं। कभी तो बन गया। अब यहाँ से ऐसा करोगे और यहाँ से ऐसा करोगे तो चाय पियो मजे से बैठ के इसमें, है ऐसा ग्राफ पैराबोला। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आएगी तो आप कुछ कितना पोर्शन भी ग्राफ का काट के परे फेंक सकते हो। मतलब यहाँ सपोज एक टाइम आ गया एक्सिस, और टाइम आप बोलो यार नेगेटिव नहीं आता बॉस, तो ये नेगेटिव वाला काट के परे फेंको, ये वाला काट दो, पॉजिटिव वाला ले लो। समझ रहे ना बेटा बात को? अदरवाइज पूरा आएगा। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको ऐसी टकरती है कि आप बोलो यार बॉस ये तो फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव नहीं जा सकती, नेगेटिव वाला हटा दो, कोई मुश्किल काम थोड़ा। ये है जी आपका y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ। इन्हीं दो क्वाड्रेंट में क्यों आया? के पॉजिटिव है, पर एक्स तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। तो जब x पॉजिटिव होगा तो प्लस का स्क्वायर पॉजिटिव, y पॉजिटिव भी आएगा। तो जब x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव आएगा। ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। लेकिन जब x नेगेटिव भी होगा तो यार नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है बेटा? अरे वो भी तो पॉजिटिव ही होता है, y हमेशा पॉजिटिव ही आना है। x पॉजिटिव तब भी y पॉजिटिव, x नेगेटिव तब भी y पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पैराबोला बना। ठीक है बच्चा, चलूँ आगे, एग्जाम्पल दे लूँ इसका। तुम बोलो यार, मैं क्यों बोलो, तुम बोलो कोई एग्जाम्पल। भाई मूर्खो अभी बताया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं तुम्हारी 9/10 के सिवा कोई और इक्वेशन नहीं ले रहा हूँ। इक्वेशन बहुत है मेरे पास, मेरे पास लिमिटेशन सिर्फ इतनी है कि आपको पता चले कि हाँ यार ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा बने कि हाँ यार ये इक्वेशन तो अपने को आती है, की है हमने। के की सिंगल पार और वी की डबल पार, ग्राफ पक्का पैराबोला है। m पॉजिटिव, m/2 पॉजिटिव, k पॉजिटिव आ गया, पैराबोला दोनों एक्सिस में ऐसा। तो पैराबोला किधर बना बेटा? पैराबोला ऐसा बना। पॉइंट लगा लेता हूँ, ये तो अजीब से बनते हैं फिर। ये आ गया के बेटा, और ये आ गया वी। के और वी के बीच का ग्राफ तैयार हो गया। आगे चलो, कितना हो गया बेटा? आगे चलो। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने +1 कर लिया होता, हमने डिफ्रेंशिएशन कर ली होती, तो यहाँ बहुत कुछ और था बताने के लिए। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि अभी लिमिटेड तरीके से हम लोग चले हुए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है तो बिल्कुल नहीं भूलना। इसके आगे और चीज़ें सीखनी है, वो बाद में सही है ना। पैराबोला चला हुआ जी, और पैराबोला में कितने हैं आगे ग्राफ मेरे पास पैराबोला के? ये भी पैराबोला ही है, ठीक है। और आगे वाला हाइपरबोला। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 22 एक और ले लेता हूँ पैराबोला का, ठीक है। लो भाई, पावर अभी किया आपने एक और, पावर इक्वल आई स्क्वायर आर बेटा, है ना। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर या आर आई स्क्वायर, ऐसा बोलो, तुम्हें देखने में कंफर्टेबल लगेगा। पावर की सिंगल पावर, पी की सिंगल पावर और आई की डबल पावर। तो यहाँ पी आ गया बेटा, यहाँ आई आ गया। पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट। अच्छा पिछला भी देख लो, जो अभी किया था ना बेटा हमने, उसको एक बार फिर देख लो। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिस इज नोन एज पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्स। जिसकी सिंगल पावर होती है ना बेटा, उस एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा हमेशा।
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई। पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्या बेटा? पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट भाई, इतना बड़ा लिखने को कैसे बोला भाई तेरे को? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सो दिस इज पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। किसके? जिसकी सिंगल पार होगी उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला। जिसकी सिंगल पार होगी उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला। आगे चलो बेटा। तो आगे चलते हैं जी। और आगे अभी हमने बोला कि जैसे ये आया हमारे पास पी इज इक्वल टू, क्या बोल रहे थे हम लोग, आर आई स्क्वायर। पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट पी एक्सिस है ना बेटा। तो अगर मैं पी यहां रखता हूं और आई यहां रखता हूं तब तो ऐसे ही पैराबोला बनेगा। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि भाई पी पावर यहां नहीं है, पावर तो यहां पर है और आई यहां पर है, तो क्या बोलोगे? पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट पी एक्सिस। पी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला का मतलब हो गया कि आपका पैराबोला अब ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होगा। एक की सिंगल पार है, दूसरे की डबल पार है, लेकिन पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। जिसकी सिंगल पार है उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल पैराबोला। तो अगर यहाँ भी p ऊपर होता, हाई नीचे होता, तो ऊपर की तरफ ही जाता, लेकिन p यहाँ पर आ गया तो सिमेट्रिकल अबाउट अब p एक्सिस आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। एस क्या होता है बेटा? यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। याद है? ये तो 9th की क्वेश्चन है। याद है बच्चा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। यू जीरो होगा तो हाफ इट स्क्वायर। एस की सिंगल पावर, टी की डबल पावर। एस की सिंगल पावर, टी की डबल पावर है। तो ग्राफ पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट एस एक्सिस। तो आपके पास यहां ले लोगे एस, यहां ले लोगे टी। दिस इज पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट एस एक्सिस बेटा। और पे आपका ग्राफ पैराबोला जो है ऐसा बनेगा। लेकिन टी तो नेगेटिव होता नहीं। अगर टी नेगेटिव नहीं ले रहे हो तो इसको खा जाओ यार। देखो कौन मना करता है ना? और इसको खा जाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसा। वही बोल रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें करने को बाकी हैं। अभी एक और टूल, मैथमेटिकल टूल करने को बाकी है। डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको। जब तक वो नहीं करोगे, दोबारा आएंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद, दोबारा इस लेक्चर पे आऊँगा फिर वहाँ, क्योंकि यहाँ टेन थीटा हर जगह लगा है। देखो टेन थीटा क्या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखते हैं ना बेटा। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अलग है, इधर अलग है, यहाँ चेंज हो गया। हर पॉइंट पे टेन थीटा अलग है। लेकिन टेन थीटा आपको देगा क्या? वो यहाँ से अगर हम कर पाते हैं अभी, तो आप देखते हैं कि डी एस अपॉन डी टी किया नहीं आपने अभी। डिफ्रेंशिएशन है, करवाना है मैंने टूल अभी। वो कुछ नई चीज़, नए रास्ते खोलेगा। और अभी नहीं बता रहा हूँ उसको, है ना? ये क्लियर हो गया? एस और टी के बीच का ग्राफ। आगे चलो। पैराबोला ही चला हुआ जी पे। वाई इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बेटा। एक्स पॉजिटिव होगा तब भी वाई नेगेटिव। ये मतलब है ना? एक तो ये चीज आप समझिए कि एक्स जीरो तो वाई जीरो, वो तो होगा ही होगा। यस तो पास करेगा करेगा। लेकिन एक्स जीरो, सॉरी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, माइनस साइन लगा हुआ है। एक्स नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा, वाई फिर नेगेटिव होगा। पैराबोला ही, लेकिन सिमेट्रिकल अबाउट माइनस वाई एक्सिस बेटा। होगा पैराबोला ही, लेकिन सिमेट्रिकल अबाउट माइनस वाई एक्सिस। ये वाई और एक्स। दिस इज पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट माइनस वाई एक्सिस। लिख दो बेटा, पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट माइनस वाई एक्सिस।
पैराबोला symmetrical about माइनस वाई एक्सिस। चलेगा जी? आगे चलो बच्चों। y इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर बेटा। इसमें सिंगल पावर भी है और इसमें डबल पावर भी है। मतलब डबल पावर तो होगी, सिंगल भी जिंदा हो सकती है, अकेली पावर भी हो सकती है। When x इक्वल 0 y इक्वल 0 तो कोई शक नहीं है कि कहां से पास करेगा, सेंटर में, ओरिजिन में तो पास करेगा। लेकिन अब a और b बेटा क्या है, कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू भी डिसाइड करेगी। क्या डिसाइड करेगी? कि अब सिमेट्रिकल नहीं होगा बस ये सिमेट्रिकल का। अच्छा, सिमेट्रिकल का मतलब समझते बेटा? सिमेट्रिकल का मतलब कि अगर y एक्सिस से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट है तो 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे होगा। 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट इस तरफ है तो 1 सेंटीमीटर पे, ये सिमेट्रिकल होता है। लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल नहीं होगा, बस पैराबोला सिमेट्रिकल नहीं होगा तो पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, नॉन सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। मतलब ऐसा हो सकता है, इधर कम और इधर ज़्यादा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसा। पैराबोला नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, पास ओरिजिन से करेगा लेकिन सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिंगल पार के एक्सिस के दोनों तरफ होगा, जिसकी सिंगल पार होगी, लेकिन बस ये डिपेंड करेगा, ये जरूरी नहीं कि इधर को ज्यादा हो, इधर को ज्यादा हो सकता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओरिजिन में से पास पक्का करेगा ए एक्स प्लस बी एक्स का। आगे चलो बच्चों। मतलब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये भी तो इक्वेशन थी ना, 9th में किया तुमने। कोई बोले यार एस और टी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसा आएगा, है ना? आगे एस इक्वल टू वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अगले वाला जो स्क्वायर वाला है वो नेगेटिव है बेटा, स्क्वायर वाला नेगेटिव है। फिर से पैराबोला तो पक्का है क्योंकि डबल पार है यहाँ पे। y एक्सिस के दोनों तरफ होगा, ये भी पक्का है, y की सिंगल पार है। लेकिन कैसा? जब b नेगेटिव आ गया ना, तो अब ये बाई तरफ के एक्सिस के दोनों तरफ ना होके, देखो ध्यान सुनिएगा, अगर पॉजिटिव होता तो y एक्सिस के दोनों तरफ पैराबोला ना था। नेगेटिव जब ये आ गया तो आपका जब, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं 10th में आप अच्छे से जानते हो। x की वैल्यू 1 डाली, y क्या आ गया, फिर x की वैल्यू 2 डाली, y क्या आ गया, x की वैल्यू 3 डाली, y क्या आ गया। टेबल बनाते हैं, फिर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब अपने ये ध्यान से जो मैंने बताई ये चीज़ें वो याद रखनी है। जैसे कोई क्वेश्चन दिखे नहीं, चिपका दिया ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ बनेगा जी। हमने थोड़ा लगना वहाँ वैल्यू डालना है कि जी 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर टेबल बनाया, फिर ग्राफ ना, सीधी क्वेश्चन देखी, ग्राफ ड्रॉ किया, चलते बने। तो ये कैसा ग्राफ आएगा बेटा? ये ग्राफ आएगा इन्वर्टेड पैराबोला। कैसा बेटा? इन्वर्टेड पैराबोला, ऐसा पैराबोला यहां से स्टार्ट होगा इस तरीके से, इन्वर्टेड पैराबोला। द ग्राफ इज इन्वर्टेड पैराबोला। एग्जाम्पल दूं भाई? तुम दो, बोलो कोई एग्जाम्पल इक्वेशन का। एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। रिटार्डेशन भी तो होती है भाई दुनिया में, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये था, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। वही तो बन गया y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ग्राफ विल बी इन्वर्टेड पैराबोला। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करूं जी? इन्वर्टेड पैराबोला, ग्राफ विल बी इन्वर्टेड पैराबोला। थोड़ा जस्टिफाई करें बेटा इसको, क्या बोलना चाहता है। मान लो कि आपने अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉडी को फेंका, पता भी तो चले, ग्राफ ड्रॉ किया तो ऑथेंटिक भी है कि हमें गप्पे मार रहे हैं हम लोग। मैंने बोला मैथमेटिक्स में
चीज़ें हम क्रैम करते हैं, बीच में कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी दुनिया का ट्रूथ होता है, उसमें कुछ गप नहीं है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में मैंने अपवर्ड डायरेक्शन बॉडी को फेंका, एक्सेलरेशन क्या आ गई माइनस जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरी इक्वेशन बनेगी एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही बनेगी। ध्यान से सुनते रहिए। बॉडी ऊपर गई, यहां से फेंकी मैंने, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है और हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी जाके पहुंच गई, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गई, होगी मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, बॉडी रुकेगी। अरे रिटार्डेशन है भाई, बॉडी रुकेगी, और रुकने के बाद क्या होगा, नीचे आएगी। यही होता है, बचपन से यही करते हैं। नीचे की तरफ आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कम होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई, और यहाँ जीरो। जहाँ से चले थे तुम, ये चले तुम आगे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। फिर वापस आए, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो नहीं होगी। तो बच्चा वही तो हो रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई, यहां से देखो बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई, यहां पर मैक्सिमम हो गई डिस्प्लेसमेंट, इतने टाइम के बाद मैक्सिमम हो गई, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई बॉडी। उसके बाद नीचे आना शुरू हो गई, डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गई, और इतने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि बॉडी तुम्हारे हाथ में वापस आ चुकी है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो बोल रहे हैं ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ तो हम ड्रॉ कर ही रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में जब हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, तो इक्वेशन के ग्राफ बता रहे हैं ना, जब फिजिक्स के इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज समझ के करनी है कि बॉस हाँ ये तो सही बोला था, बॉडी ऊपर फेंक रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, बढ़ने के बाद रुकी बॉडी, वापस आने लगी तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो। सही है ग्राफ, क्या दिक्कत है इसमें, क्या मैं आगे चलूं? जहाँ कहीं पता ना चले बोलना है बच्चों, है ना, आ रहा है सबको समझ में ना बच्चों? हाइपरबोला, कौन बोला भाई, हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला की कैसी जैसी इक्वेशन होगी, y इक्वल टू k अपॉन x, और y x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इंटू एक्स इक्वल टू k। मतलब y की भी सिंगल पार, x की भी सिंगल पार, लेकिन y न्यूमरेटर में और x डिनोमिनेटर में। अगर इक्वलिटी देखें तो, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटाता हूं, ये बाद में कर लेंगे, कोई नहीं। y की भी सिंगल पार, x की भी सिंगल पार, लेकिन y न्यूमरेटर में है ना, x डिनोमिनेटर में। जरूर नहीं है, x ऐसा भी होता है, x इक्वल टू k अपॉन y, तो x न्यूमरेटर में y डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, लेकिन ये पक्का है कि क्या बेटा, एक दोनों की सिंगल पार होगी, एक न्यूमरेटर में इक्वलिटी की एक तरफ, दूसरा डिनोमिनेटर में इक्वलिटी के दूसरी तरफ। आ रहा वंशिका? तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा जी। मुझे बताओ x को अगर मैं 0 डाल दूं तो y कितना हो जाएगा बेटा, x 0 डाल दिया मैंने इसमें, y कितना हो जाएगा? एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी बेटा। किस किस को नहीं पता था, एक तो तू हो गई, और किसको पता नहीं था? एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट है। नहीं, मैंने x पूछ रहा हूँ, x अगर 0 डालूंगा, k अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। क्यों 0 इनफाइनाइट कैसे आता है, बोल के आता है कि वैसे ही? डिवाइड करके बताओ मुझे, कैसे आएगा 0, कैसे आएगा इन्फिनिटी? चलो यहाँ देखो, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, 1 डिवाइड बाय 0.1 क्या लिखो, बस बोल दिया करो यार, 10। तुम्हारी ये नहीं पता चलता। 1 डिवाइड बाय 0.01 बेटा 100, 1 डिवाइड बाय 0.001 1000, बढ़ता जा रहा है। 1 डिवाइड बाय 0.0001 10,000,
नीचे वाली क्वांटिटी जैसे जैसे जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है ऊपर वाली बढ़ती जा रही है, इसलिए बोल रहा हूं। अब अगर मैं एक और जीरो बढ़ा दूंगा तो 0.00001 कितना हो जाएगा? 1 लाख बेटा। तो जब नीचे जीरो हो जाएगा तो ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे वाली क्वांटिटी जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ रही है, इसलिए बोलते हैं एनीथिंग अबव जीरो इज इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? सो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। क्लियर हो गया बच्चों सबको? बढ़िया जी। y इक्वल टू के अपॉन एक्स। इसका ग्राफ कैसा होगा जी? इसका ग्राफ ऐसा होगा बेटा, when x इक्वल 0 y इक्वल टू इन्फिनिटी। देखो बेटा, when x इक्वल 0 y इन्फिनिटी मतलब यहां टच नहीं करेगा वो। when x इक्वल 0 y इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा, y को टच नहीं करेगा ग्राफ। और अगर मैं यहां लिख रहा हूं x कितना आएगा तो x आएगा k अपॉन y। y 0 तो x भी इन्फिनिटी। ना वो ग्राफ x एक्सिस पे टच करेगा ना वो y एक्सिस पे टच करेगा, तो फिर होगा कैसा? वो ऐसा होगा ना यहां टच कर रहा है और ना यहां टच कर रहा है, यहां भी पैरेलल और यहां भी पैरेलल। यहां भी पैरेलल, दोबारा बना रहा हूं बेटा, यहां और यहां भी पैरेलल, ऐसा। इधर भी पैरेलल हो जाएगा, इधर भी पैरेलल और इधर भी पैरेलल। ये वाई एक्स, जब एक्स पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव है ना बेटा। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, राइट। पर बेटा जब एक्स नेगेटिव होगा तो वाई भी नेगेटिव यार। तो आप इसमें दो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। हाइपरबोला के दो ग्राफ पॉसिबल है, पर जब फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो आपने चेक करना है कि नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों? कोई एग्जांपल ऐसे जैसे बेटा इक्वेशन तुम्हारे दिमाग में आ रही हो, क्योंकि मैं तुमने जो की है इक्वेशन उन्हीं की बात करना चाहूंगा। आर इक्वल टू वी अपॉन आई, बढ़िया है। एफ इक्वल टू एम एम, ए इज इक्वल टू क्या? एफ अपॉन एम। ठीक है ना बेटा? या लीनियर मोमेंटम क्या था? एम इंटू वी, है ना? लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी था, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि वी क्या होगा तो पी अपॉन एम। पर यहां पर अगर मास एक बॉडी का लेंगे तो बात नहीं बनेगी। ये बोलना चाहता है कि मास वेरी कर रहा है, एक लाइट बॉडी है एक हैवी बॉडी है, इस तरीके से मास को अगर हम वेरी करवाएं तो वी इज इक्वल टू पी अपॉन एम। और फिर कोई बोले कि यार वी और एम के बीच का ग्राफ ही ड्रॉ कर दो भाई, तो कैसे करोगे? ऐसा। और यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं हम लोग? पी इज कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट ले रहे हैं बेटा। के कांस्टेंट था वहां पे, है ना? तो इफ लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट तो आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। इफ पी इज कांस्टेंट तो वी और एम के बीच का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, हाइपरबोला। क्या यहां भी ड्रॉ करूं बेटा? ठीक रहेगा? है जी? यहां भी ठीक रहेगा बच्चों? ये क्यों? मास नेगेटिव नहीं होता, मास नेगेटिव नहीं होता तो आप इसको खा पी जाओ ग्राफ को। ये बोल रहा हूं मैं कि ग्राफ तो ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है, लेकिन जब आपको फिजिक्स की इक्वेशन सामने आएगी तो उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम आपको देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव में जा सकती है कि नहीं जा सकती। डन? आगे चलो। हाइपरबोला ही चला हुआ जी अभी, और हाइपरबोला में आप बोलोगे y इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स। जब x नेगेटिव पॉजिटिव तो y नेगेटिव, है ना बच्चों? है, ये भी हाइपरबोला ही है। पर जब x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, x पॉजिटिव तो y नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में? इस क्वाड्रेंट में आएगा। x पॉजिटिव y नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में आएगा ना बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जब x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट में? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। लेकिन फिर आपने चेक करना है, जब आपके पास आंसर जो आएगा
जो फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास होगी, वहाँ चेक करना है कि कौन सा वाला आपको लेना है। दोनों ले सकते हो तो दोनों लिखी, दोनों ड्रॉ करिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही कर सकते हो तो एक ही करो ना यार, फिर क्या जरूरत है दोनों दोनों करने की। चलो बच्चों आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। और आगे हमारे पास है इनवर्स स्क्वायर लॉ, नेचर का फेवरेट लॉ है ये। इनवर्स स्क्वायर लॉ नेचर का बच्चा फेवरेट लॉ है। एक्सप्लेन करो क्या बोलना चाहता हूं मैं। फिजिक्स में नहीं बेटा कुछ नहीं ऐसा जो कि आप नेचर से बाहर अपनी ज़िंदगी के बाहर से कोई स्टडी करना चाहते हो। सब कुछ तुम्हारे आसपास की चीज़ें हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो हमारा इस टाइम पढ़ने का तरीका तुम्हारा 9th-10th वाला तरीका नहीं होगा। हमने किताबों में फिजिक्स कम ढूंढनी है, अपने आसपास ज़्यादा ढूंढनी है, ताकि हमें क्रैम कम से कम करना पड़े, समझ के ज़्यादा करना पड़े। मैंने बोला इनवर्स स्क्वायर लॉ नेचर का फेवरेट लॉ है, क्या बोलना चाहता हूँ मैं। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ समझते हो? मैं इक्वेशन लिख लूँ शायद आपको, क्योंकि 10th वालों को दिक्कत होती है। इनवर्स स्क्वायर का मतलब y = k/x², ऐसा बोलना चाहता हूँ। मतलब y की सिंगल पावर, x की डबल पावर, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये x = k/y²। अब बताओ क्या बोलना चाहता हूँ मैं, नेचर का फेवरेट लॉ है। ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बिना इस अर्थ पे जीना मुश्किल था। ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो हम अर्थ से चिपके ना रहते, यहाँ घर ना बना पाते। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना होती, वो भी k⁴ ग्रेविटेशनल फोर्स G m1m2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होती तो हम सरवाइव ना करते, हमारे आसपास की कोई चीज सरवाइव ना करती। एटम्स और मॉलिक्यूल हैं मेरी बॉडी में, वो आपस में जुड़े हुए तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस से जुड़े हुए। एक एटम का पॉजिटिव दूसरे एटम के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होता है। जुड़े हुए एटम, मॉलिक्यूल बने हुए, मॉलिक्यूल जुड़े हुए तो बने हुए तो हम लोग जिंदा हैं। हमारे आसपास की चीज़ें, ये पेन है तो ये भी तो एटम्स और मॉलिक्यूल जुड़े तो पेन बना भाई। अगर ये आपस में जुड़ते नहीं तो पेन कहाँ से बनता? बोर्ड है, कंप्यूटर है, जो भी आप कुछ भी इमेजिन करो यार, एटम फाइनली तो एटम से मिलके दुनिया बनी है। अब एटम आपस में इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से। हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ कई जगह लगता है, अभी नहीं मैं उसमें बात करूँगा। चार्जेस में तो लगता है, चार्ज अगर बॉडीज़ हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल में लॉ थोड़ा चेंज होता है, लेकिन चार्ज अगर है हमारे पास तो वो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस में जाएँ, दो मैग्नेट हैं, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, k⁴m1m2 m1m2/r², वो भी लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स G m1m2/r², याद है? ग्रेविटेशनल फोर्स ये थे ना बेटा, F = G m1m2/r²। तुम्हारे नाम है वेदांत क्या? लटावा। तो भाई लटावे ये बता मुझे कि G की वैल्यू क्या थी? बहुत बढ़िया बेटा, चलो मुझे यूनिट नहीं चाहिए। तेरा मास कितना के लटावे है? 30 किलो के कत्ती कुछ खा भी लिया कर, फुल्क फलकाता के ऐसे ही हवा पे जिंदा है? बीच बीच में कभी कभी, हफ्ते में एक आधी बारी। 50 है देखा बस यही मैं रियल मास्क बाहर निकालना चाहता था। चलो मैंने 50 लगा दिया, ऐश कर, तो क्या याद करेगा और और बेटे तुम दोनों साथ में जाते स्कूल तो तेरे लंच खा जाता हूँ ना फिर कितने किलो का? 75। देखा, पक्का लोचा है कुछ तेरे को मिल जाता खाने को लंच? लोचा अपना वो बैग में होता है कि गायब होता है? चलो भाई 75 को भी मैंने 50 लगाया, मान ले तो 50 किलो फिर kg का है तुम दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली निकाल लो। इन दोनों के बीच की फोर्स निकाल लो बेटा। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। 10⁻⁻11 जो फंसा है बीच में, 5 × 5 25 है ना बेटा। 2 0 चलेगी तो 10⁻⁻9 रह गया। 25 × 60 150।
ठीक, 2 0 और चलेगी तो सेंस पढ़ो माइनस, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 10⁻⁷ न्यूटन की फोर्स है बेटा इन दोनों इंसानों के बीच में। इंसान तो क्या, पर चलो बोलना पड़ता है। दिखते तो हैं इंसान जैसे। तो 10⁻⁷ न्यूटन की फोर्स इन दोनों के बीच में, किन्हीं दोनों के बीच में निकाल लो। तू भी है बेटा, 25 किलो तो होना तू भी। तुम नहीं खाता रोटी बीच में, तुम दोनों साथ में बैठा करो, एक ही स्कूल के तो हो नहीं? अच्छा, तो 10⁻⁷ न्यूटन, ज़्यादा फोर्स नहीं है, इसीलिए तो ये चिपकते नहीं है। अगर ज़्यादा फोर्स होती तो पता चला भी इकट्ठे बैठे हुए बाद में शाम को चीख रहे, बोले मैं छुड़ा तो दो, घर जाना था। घर कैसे जाएं? चलो ये तो मास की बात हो गई। थोड़ा बड़ा मास होता तो और बड़ी फोर्स होती, मतलब बंदे गए दोनों जने लिटावा गए इधर बोले बस पकड़ने के लिए, बस ने पकड़ लिया। बोले, फिर पूछ रहा, बोले हुआ क्या? बोले बेटा पढ़ा नहीं ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तब होना था अगर कहीं जी की वैल्यू -11 से कहीं -6 होती या माइनस कुछ और होती तो बस ने पकड़ लेना, लिटावा लिटावा बचाओ बचाओ कर रहा है। घर जाना, बोले छुड़ाओ। सिर्फ इसकी बात नहीं बेटा, तू हंस रहा, तेरा भी यार होना था। सब चिपके होने थे, जीना मुश्किल था मतलब। तो नेचर ने सुबह उठ के ऊपर वाले का धन्यवाद किया करो, क्योंकि ये जी की वैल्यू जो 10⁻⁻11 मिली हुई है, ये इसलिए कि हम लोग इस धरती पे, इस अर्थ पे सरवाइव कर सकें, जिंदा रह सकें, मजे से घूम फिर सकें। अर्थ और तुम्हारे बीच की फोर्स, अब अर्थ का मास है अप्रोक्सीमेटली 10⁻25 kg। अलग ही चला हुआ, बोले कत्ती फेवरेट होता है। 21 हो गया, कत्ती हो गया, 11 हो गया। बोले शगुन वाली चीजें बोलो, बोलनी तो। ऐसे ऐसे जीने का क्या फायदा, नहीं बेटा। बोले 10⁻31, तो 10 क्या बेटा 25 kg अप्रोक्सीमेटली अर्थ का। तो 10⁻25 अगर इसकी जगह डालूं तो ये 10⁻11 अब छोटा पड़ जाएगा। जो डिस्टेंस है वो भी बड़ा हो गया, ऑफकोर्स 6400 किलोमीटर का रेडियस है अर्थ का, 6.4 × 10⁻6 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। वो जब डालूंगा तो नीचे, और वो किसके बराबर आती है फोर्स, m × g। जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर जब कैलकुलेट करें तो m × g क्या है 9.8। तो मास अगर 50 kg है, इंटू जी 9.8, 10 ले ले, 500 न्यूटन की फोर्स अर्थ लगा रही है तुम्हारे ऊपर। छूट पाते हो इससे? 500 न्यूटन की फोर्स से कोई नहीं छूट पाता, इसी के साथ चिपके हुए रहना चलना पड़ता है, लगातार खींच रही है अपने सेंटर की तरफ तुम्हें। तो आगे जब जाते हो तो अपना ही वेट को उठा के आगे आगे करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके जोर लगाना पड़ता है ना, क्योंकि अर्थ नीचे को पुल कर रही है। हम फॉर्चुनेट है कि हमारे पास एक ही ऐसा बड़ा मास है जो हमें पुल कर रहा है और हम इससे चिपके हुए हैं। लेकिन अगर इससे नहीं चिपकते तो किससे चिपकते भाई? फिर तो घर बनाना ही मुश्किल था ना। तू बड़ा सियाना बेटा। तू कहीं कुछ करता है पर। बिल्कुल बेटा सही बोल रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक तो करने दिया कर बीच बीच में। तो ये भी पुल करता है भाई। मतलब अर्थ ने इसका जीना मुश्किल किया, इसने अर्थ का किया, बोल चल कहाँ को जाती है। खड़ा हो गया, बोले चल कहाँ को जाती है तो। जैसे मैं नहीं चल रहा वैसे तू भी नहीं चल सकती। बोले एक्शन एंड रिएक्शन, ये सही है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर अर्थ तुम्हें 500 न्यूटन से पुल कर रही है, तुम भी उसको 500 न्यूटन से पुल कर रहे हो, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब तो ये हो गया बेटे कि बेटा अर्थ है, पसंद आई? और ये तू है, तूने ऊपर से छलांग मार दी, बोले नहीं जीना बहुत हो गया अब। काफी हो लिया, बोले अब मैं चला। और अर्थ तेरे को खींचने लगी कितने से बेटा? 500 न्यूटन से, ठीक है? ऊपर से आ रहा है, धरती माता मैं आ रहा हूं, खत्म करने कहानी। तो धरती माता को भी तू तो बेटा 500 न्यूटन से खींच रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ऊपर से धरती माता बोले बोले बेटा मैं भी आ रही हूं। चिंता मत कर।
तो दोनों मूव करेंगे ना, तुम दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो और जब आएंगे जोर से टकराएंगे तो बेटे तू तो नीचे बेटा जा रहा है, तेरी एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मुझे अर्थ की एक्सेलरेशन बता सकता है? ये है। तो ऐसा नहीं है कि बिगटा ही नीचे गिर रहा है, अर्थ भी ऊपर आ रही है बेटा, अर्थ भी ऊपर आती है, लेकिन पंगा है कि अर्थ का मास कितना 10^25 फोर्स होती है बच्चा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बिगटे की एक्सेलरेशन तो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अगर अर्थ के एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ विल बी एफ डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। एफ इज 500 न्यूटन बेटा, मास ऑफ अर्थ 10^25, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेग्लिजिबल। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ मूव नहीं करती, अर्थ भी मूव करेगी, तुम्हारी तरफ को आएगी, but due to large mass the acceleration is small, so distance moved by the earth is really small, it can be ignored। ठीक है जी, चलो हम कहीं थे कहीं से कहीं पहुंच गए बेटा, वापस आते हैं ग्राफ पे। हाँ y इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स, क्यों आएगा? x पॉजिटिव तो y नेगेटिव है ना, x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, फोर्स क्वाड्रेंट आ गया बेटा। लेकिन x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस ना बेटा, x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, x नेगेटिव होगा। चलो आगे, तो y इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ कैसा होगा? जब x 0 तो y इन्फिनिटी, फिर से ये भी ना तो यहां टच करेगा ना यहां टच करेगा, कहीं टच नहीं करेगा, ये भी ग्राफ ऐसा ही होगा जैसा वो था, लेकिन फर्क क्या दिख रहा है दोनों में? इसका स्लोप ज्यादा है, बहुत जल्दी गिरेगा। क्यों? y इक्वल टू के अपॉन एक्स जब था, जब x को 1 डालोगे तो y इक्वल टू के, लेकिन यहां 1 डालोगे तो y अपॉन के, इनिशियली पॉइंट इकट्ठा ही है, लेकिन जब x को 2 डालोगे ना बेटा तो ये आएगा y इक्वल टू के अपॉन 2, लेकिन यहां क्या आएगा? y इक्वल टू के बाय 4, ड्रॉप करेगा जल्दी, वो ड्रॉप करेगा। तो अगर y इनवर्स पोजिशन टू x का ग्राफ होता तो ऐसा आता स्लोप, लेकिन y इनवर्स पोजिशन टू x का स्लोप थोड़ा ज्यादा आएगा, ये फर्क है। क्या मेरी बात समझ गए? लग रहा बता, जागता रहिए बेटा, देखिए तो यहां भी टच नहीं करेगा और यहां भी टच नहीं करेगा, स्लोप बड़ा होगा। मैं कंपैरिजन के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं यहीं से शो करूं तो y इनवर्स पोजिशन टू x का ग्राफ ऐसा आएगा, वो स्लोप ऐसे ऐसे ड्रॉप करेगा, मजे में मरेगा, ये जल्दी मरेगा क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, जब 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9, के बाय 9 हो जाएगा, वो के बाय 3 है, के बाय 9 हो चुका है भाई, बहुत जल्दी मरेगा, बहुत जल्दी ड्रॉप करेगा, है क्लियर हो गया? एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव, और एक्स नेगेटिव तो भी वाई पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर का नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब ये फर्स्ट और बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पर सेकंड क्वाड्रेंट आप जानते हो कि फिजिक्स में इक्वेशन देखनी है आपको, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी सेकंड में जिंदा रह सकती है तो ठीक है, नहीं तो भूल जाओ इसको, छठो पर है। कोई दिक्कत होगी तो बताना बेटा, आ गया ये वाई आ गया और एक्स आ गया। तो यहां कोई मुझसे अगर बोलता है कि जी हमारे पास जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है Gm1m2/r², हमसे बोलेगा यार एफ और आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, क्या बेटा? एफ और आर के बीच का ग्राफ, तो यहां एफ ड्रॉ करूंगा और यहां आर ड्रॉ करूंगा, और आर सुंदर सा बनाते हैं तुम्हारे लिए, क्या याद करोगे तुम भी यार, फिर वैसे ही बन गया, चलो ठीक है यार, जैसे बना ऐसा बेटा, यही आएगा ना बच्चों, ऐसा ग्राफ आ गया। इधर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं मैं, क्यों? डिस्टेंस क्यों नहीं होता? दो मासेस के बीच का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस पॉजिटिव भी तो आएगा, नेगेटिव कहां कौन है? दो मासेस के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, तो एफ और आर के बीच का ग्राफ आपका ऐसा आएगा, दूसरा मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत?
लेकिन बेटा अगर आपको कोई बोले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपसे कोई बोलता है कि भाई ऐसा है कि एफ और आर स्क्वायर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ और 1/r स्क्वायर के बीच का, इसके लिए तो मुझे बताना है कि ग्राफ कैसा होगा। पक्का? आराम आराम से ड्रॉप करेगा। और कोई? 2 आंसर आ चुके हैं अभी मेरे पास। यूजुअली होता है ऐसे ही है, क्लास में 100 बच्चे बैठे हों तो कम से कम 50 आंसर आते हैं, क्वेश्चन एक ही होता है। एक स्ट्रेट लाइन आया, दूसरा बोले आराम से ड्रॉप करेगा और 0 टच करेगा। होगा इससे शेप कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। और कोई? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो? GM1M2 कॉन्स्टेंट बेटा है ना, इंटू 1/r स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। लेट 1/r स्क्वायर इक्वल टू x, तो क्या लिख दूंगा? GM1M2 इंटू x। अब f की भी सिंगल पार, x की भी सिंगल पार, ये भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो f और 1/r स्क्वायर के बीच का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। और इसका tan थीटा बोलोगे क्या देगा? GM1M2 की वैल्यू देगा। तो आपको अब दिमाग अपना खुला रखना है, जो चीजें बता दी गई हैं उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बस सिर्फ आर स्क्वायर अगर होता तो फिर हाइपरबोला था, तो सिर्फ आर स्क्वायर, मैंने 1/r स्क्वायर लिखा बेटा है ना। अगर सिर्फ आर स्क्वायर होता ना, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 1/r स्क्वायर आर स्क्वायर लिखता तो लेट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ एक्स आ जाता, एफ इनवर्स इक्वेशन टू एक्स, तो हाइपरबोला ग्राफ बनता। ठीक है, दिमाग खुला रखिए। अब हमारे क्वेश्चन की रेंज बढ़ती चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। क्या मैं आगे बढ़ूं? हाइपरबोला इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ हमने किया, और इनवर्स स्क्वायर लॉ में बेटा मैं कुछ और भी बोलता हूं। चलो लो भाई, उसी की बात कर लेते हैं, एफ और आर स्क्वायर के बीच की बात कर लेते हैं। ऐसे आप बोल रहे थे, जगह है हमारे पास। एफ क्या था? GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर बेटा, यही है ना। लेट आर स्क्वायर इक्वल टू एस एक्स, तो क्या लिख सकता हूँ? GM1M2 अपॉन एक्स, है ना बेटा। एफ की सिंगल पार, एक्स की सिंगल पार, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो हाइपरबोला। ऐसा ऐसा ड्रॉप करेगा एफ और आर स्क्वायर के बीच का ग्राफ, लेकिन एफ और 1/r स्क्वायर के बीच का स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत बच्चों? आगे चलो। चलो भाई, लिमिटेड सा स्कोप लेके हम लोगों ने ग्राफ्स एंड इक्वेशन वाला मैथमेटिकल टूल आज ख़त्म कर लिया। देखो 2 घंटे लगे अप्रॉक्सीमेटली हमारे। और लेकिन ये ग्राफ जिसका हो गया उसके 4 नंबर पक्के हो गए। और वो जो इक्वेशन आएगी वो +1 में से भी हो सकती है, कोई +2 में से भी हो सकती है, क्योंकि इक्वेशन थोक में है। जब आगे आप बढ़ोगे ना, तो 10th में तो बेटा इतनी सी बुक होती है तुम्हारी साइंस की, उसमें गुजारा होता है सारा। अब अकेली फिजिक्स की इतनी मोटी मिल जाएगी तुम्हें। NCERT की बात नहीं कर रहा हूँ, रेफरेंस बुक भी देखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत साथ में। तो बहुत कुछ है करने के लिए, सब कुछ करना है हमने। जहाँ कहीं इक्वेशन दिखे अब आदत डाल लेनी है। इक्वेशन दिखे उसके साथ या तो बुक में ग्राफ दिया होगा, वो एनालाइज करना है कि यार ये कौन सा इक्वेशन क्या है और इसने सही भी ड्रॉ किया कि नहीं किया। और अगर नहीं ड्रॉ किया उसने, सारे ग्राफ नहीं है, इक्वेशन सारी हैं, तो अपने आप ड्रॉ करिए, मुझसे डिस्कस करिए कि जी ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। और अगर कोई ऐसी इक्वेशन, क्योंकि मैंने सारी इक्वेशन नहीं, इस दुनिया में यही इक्वेशन थोड़ा है यार जो मैंने करवाई, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपको ज़्यादातर मिलेंगी और उनके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो।
इक्वेशन तो बथेरी है, तो चले जाओ गूगल पे और इक्वेशन ग्राफ करके वहाँ पे टाइप कर दो, वो आपको कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट पे ले जाएगा कि वो बोले, वेबसाइट बोलेगी बेटा बेटा लिख इक्वेशन लिख के आए, तुम क्लिक करोगे वो ग्राफ ड्रॉ करके दे देगा। तो ग्राफ तो अजीब से भी हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ा ऐसे होंगे। हर इक्वेशन का दुनिया में जैसे भी इक्वेशन है, हर इक्वेशन का ग्राफ है। लेकिन हम लोग तो कुछ इक्वेशन कर रहे हैं ना, हम वो कर रहे हैं जो कि यूजुअली बार बार रिपीट होंगी। जो कॉम्प्लेक्स वाली है वो छोड़ रहे हैं, पर आपको अपनी तसल्ली के लिए उनका भी चाहिए होगा तो नेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हो। क्रोम में सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, या वेबसाइट ऐसी अवेलेबल है, इक्वेशन लिखिए और ड्रॉ ग्राफ पे क्लिक करिए, वो आपको ग्राफ ड्रॉ करके दे देगी। साइन एंड कोसाइन के ग्राफ बेटा, साइन एंड कोसाइन के ग्राफ, और साइन एंड कोसाइन के ग्राफ मैं पहले कर रहा हूँ y इक्वल टू a साइन x। अब साइन के अंदर कौन रह सकता है बेटा, किसकी औकात है साइन के अंदर रहने की? एंगल, एंगल के सिवा कोई जिंदा नहीं रह सकता साइन के अंदर। साइन 60, साइन 30, यही बोलते हैं ना, साइन 90, साइन 120, साइन के अंदर सिर्फ एंगल रह सकता है। तो साइन के अंदर कभी भी आगे से पूरी फिजिक्स में कहीं नजर आए तो आप बोलोगे ये एंगल है बस। वो चाहे x लिखा है, चाहे y लिखा है, चाहे x इंटू वाई लिखा है, चाहे ओमेगा इंटू टी लिखा है, ओमेगा भी आपको पता नहीं है, बताना है मैंने, तो ओमेगा इंटू टी लिखा है, जो मर्जी हो, 2-3 चीज़ें मल्टीप्लाई करके लिखी हैं, तुम बोलोगे तो एंगल है बस। ठीक, जब x 0 तो y, बोलो शाबाश, साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 0 0, y भी 0 है ना बेटा। स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से। कहाँ से होगा बच्चा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। जब x 90, साइन 90 कितना 1, तो y इक्वल टू a, y मैक्सिमम। तो देखिए मैं ऐसे जैसा ग्राफ चलाऊंगा यहाँ पे, ऐसा ग्राफ होता है और बार बार रिपीट होता चला जाता है। ऐसा नहीं कि यहीं खत्म हो जाएगा, ये बार बार रिपीट होगा। अगर मैं x की वैल्यू बोलूं तो x क्या है? एंगल बेटा, ये 0 डिग्री, ये बोलो 90 डिग्री, y a के बराबर आ गया है ना बच्चा। और ये 180 डिग्री बेटा, साइन 180 फिर 0, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री, अगर डिग्री में लिखना चाहते हो तो। तुम बोलो नहीं जी हमने, चलो डिग्री में लिख लो, पहले लिख लिया बेटा। तुम बोलते हो कि जी ना जी हम तो डिग्री में नहीं डिग्री में नहीं लिखेंगे। बतेरी तो चलो अच्छा हुआ, कुछ तो आया है, ये तो सारा ही आ गया। चलिए डिग्री में लिख लिया बेटा। तुम बोलते नहीं डिग्री में नहीं जी, हम तो रेडियन में लिखना है। एक्स हमारा एंगल है, हमने तो रेडियन में लिखना है, इसको तो रेडियन में 0 बेटा, और यहाँ π/2। कौन है भाई साथ में? तू तू बड़ा मस्त है यार, साथ में उबासियाँ मार रहा है, साथ में आंसर कर रहा है अभी तक बेटा सो रहा था, जाग रहा था, पहले सर था, बाकी बात है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है सोना, रेस्ट करने के मूड में मतलब। तो लोरी लारी सुनाऊं कुछ के ऐसे बिना लोरी के है? लोरी की जरूरत है? π/2, और ये क्या हो जाएगा? पाई है ना बेटा, ये अब 3π/2 पे, और ये 2π, ये 2π। मैं थोड़ा पेन को पतला करूं फिर लिखूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सब कुछ। ये देखिए ये आ गया 0, ये आ गया π/2 है ना बेटा, ये वाला पॉइंट आ गया पाई रेडियन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला पॉइंट आ गया 3π/2, और ये आ गया बेटा
2 पाई रेडियंस। लगे मजे? सो जा बेटा, टाइम हो गया तेरा। तू जाग रहा है? चलो आगे। लास्ट करवा रहा हूँ जी कोसाइन, और भी हैं वैसे, पर अभी यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, बाद में सही है ना। तो अभी अपने पास ये आ गया जी y, और ये आ गया x, और ये आ गया y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ओमेगा t नहीं था, a cos क्या x, a cos x, x क्या है एंगल, जब x 0 होगा तो cos 0 1, y इज इक्वल टू a के बराबर, मतलब ये ग्राफ यहाँ से चालू होगा, यहाँ स्टार्ट होगा, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू a, है ना बच्चा। तो भाई ये ग्राफ अगर यहाँ से आपका चालू हुआ तो आपको बोल सकते हो कि और x जब 90 होगा तो तो 0, 2 पे जाना नीचे, 1 मिनट, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ऐसा, और आगे आगे बढ़ता जाएगा, आगे इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, आगे इसी तरीके से। फिलहाल तो एक साइकिल यहाँ तक हो गया बेटा, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ये x 0, ये बेटा पाई बाय 2, बोलो ये, बोलो बे, अबे बोलो 3 पाई बाय 2, cos 90 0 ना बेटा, अपनी मर्जी थोड़ा बनाना हमने, cos 90 0 तो 0 पे आ गया, cos 270 ये करवाया मैंने आपको एंगल, है ना, cos 270 और मल्टीपल तूने नहीं किया, मैं तू क्या खिला रहा है कहता बंदा जिसने नहीं किया वो जोड़ जोड़ से कर ला रहा है, बोले हाँ कराया मैं बाकी जिनको कराया मैं वो बोले बोले सोने का टाइम हो गया जी तो तूने कब किए और ये कितना आ गया 2 पाई है ना बेटा, x कुछ इस तरीके से, हाँ पाई आना बेटा, ये जो है पाई, तू तो तू छा गया ना मतलब ये आ गया पाई बेटा, और ये आ गया 3 पाई बाय 2, और ये आ गया 2 पाई, एक साइकिल यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ। तो चलो भाई, हमारे मैथमेटिकल टूल का एक और पार्ट आज हमने कर लिया, और वो था ग्राफ्स एंड इक्वेशन। सारे मैथमेटिकल टूल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तूने आज जाके पुराने लेक्चर देखने सारे, कहाँ कहाँ देखेगा, घर पे घर पे कहाँ, यूट्यूब पे कहाँ पे देखेगा, वो मैं तो बेटा चैनल अभी 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 तो शुरू किया मैंने, कौन जानता है मेरे को वहाँ पे तो कुछ नाम हो, याद हो तुझे क्या, विदे बेटा नहीं ओए तो मैं सेव कर लूँ फिर बताऊँ तेरे को, तो हर कहीं पहुँच जाएगा, पता नहीं किसके विधि में कुछ जाना जाके देख भाई, यूट्यूब में सर्च करेगा, समझे भाई ए, और यहाँ मैथमेटिकल टूल में जाना तूने, +2 के लेक्चर निकालने में समझ में बैठ गया और +2 के भी यहाँ कुछ फिर परसों आएगा बोले वो तो नहीं पता चला उसने मैथमेटिकल टूल के निकालना है बस, 11th के भी कैटेगरी में डाले हुए मैथमेटिकल टूल, एक ही लेक्चर है भी डाला, वो देखे एक है कि 2 है, 2 लेक्चर है, दोनों करके आना है, और फिर कल मेरे से पूछने भी हैं, आज पढ़ना है एक, कल मुझसे पूछना जो नहीं आएगा, है ना। चलिए भाई, ऑनलाइन वालों के लिए रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा था, थैंक यू जी, थैंक यू